उधर बिहार के छपरा में 11 साल के एक लड़के की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उसके परिवार वालों ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक वो लड़का 31 दिसंबर से लापता था और 4 दिन बाद उसका शव गांव के पास की झाड़ियों से बरामद हुआ। और उसके बाद लड़के के घर वालों के साथ गांव वालों का गुस्सा भी भड़क गया। उन लोगों ने वहां पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया। पहले लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, फिर पुलिस की गाड़ियों को घेर कर तोड़फोड़ की। उन लोगों ने पुलिस की कई गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया और गांव वालों का ये गुस्सा देखकर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो गए। ये पूरा बवाल छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र में हुआ और हालात को देखते हुए वहां पुलिस की और टीमें भेजी गईं। लड़के के घर वालों ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा दिया और घर वालों ने पोस्टमार्टम के बाद सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने छपरा से मुजफ्फरपुर जाने वाली सड़क पर जैम लगा दिया। उस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बन गया। हालात को देखते हुए वहां पुलिस की कई टीमें तैनात कर दी गईं और घर वालों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस पर फर्जी तरीके से सरकारी गवाह बनाने के गंभीर आरोप लगे। आरोप लगा कि मऊगंज जिले के लौर थाने और नईगढ़ी थाने में 1000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 6 लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया और बताया गया कि लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच में दावा किया गया कि कुछ चुनिंदा नाम ही बार बार सैकड़ों मामलों में गवाह के तौर पर दर्ज किए गए। वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें कई बार गवाह बनाया था और इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अपने नाम लिख देते हैं, कई मामले में ऐसा हुआ है। आपको कोई जानकारी नहीं रहती? नहीं है जानकारी मेरे को। आपने कहीं दस्तखत नहीं किया? दस्तखत में 2-4 जगह किया हूँ, बात सत्य है, पर जहाँ मैं देखा हूँ वहाँ किया हूँ, मांगी और नहीं किया हूँ। इस मामले में पुलिस के अधिकारियों ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक शिकायत मिली है और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको हमने एसडीओपी को बोला है कि इसका परीक्षण करके हमें तथ्यात्मक इसका जांच करके दे। मऊगंज के नईगढ़ी थाने के प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर पर कई फर्जी गवाह बनाने का आरोप लगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उधर पटना में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की मौत के बाद बवाल मच गया। आरोप लगाया गया कि जिस हॉस्टल में वो छात्रा रह रही थी उस हॉस्टल के मालिक और उनके बेटे ने उसका रेप किया और इसीलिए उस छात्रा की मौत से भड़के उसके परिवार वालों और दोस्तों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने उस छात्रा का शव बीच चौराहे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया। ऐसे में पुलिस ने उस छात्रा का शव वहां से हटाकर प्रदर्शन खत्म करवाने की कोशिश की, लेकिन उस छात्रा के परिवार वाले उसके शव से लिपट गए। उन्होंने पुलिस को उस छात्रा के शव को छूने तक नहीं दी। इस दौरान वहां मौजूद उस छात्रा की दोस्तों ने उसका शव कसकर पकड़ लिया, उसके ऊपर लेट गई ताकि पुलिस उसे वहां से उठा ना पाए और इसकी वजह से पुलिस और उनके बीच काफी देर तक बहस हुई। पुलिस के मुताबिक उस छात्रा के परिवार वाले इस पूरे मामले की जांच के लिए थोड़ा वक्त देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन प्रदर्शन में शामिल हुए कुछ लोग हंगामा करते रहे, इसीलिए पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस कई लोगों को धक्के मारकर वहां से हटाती नजर आई। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति पर डंडे भी बरसाए। इसके बाद पुलिस ने उस छात्रा के शव को रास्ते से उठाकर एम्बुलेंस में रख दिया। पुलिस ने उसके परिवार वालों को भी उस एम्बुलेंस में बिठाया और वहां से रवाना कर दिया। उस छात्रा के परिवार वालों के मुताबिक उनकी बेटी अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी। उसके शरीर पर कई चोट के निशान मिले थे। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। अब ये सब कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बॉडी चला गया है। इसके बाद उस छात्रा को फौरन अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और उसकी मौत की खबर मिलते ही बवाल मच गया। उस छात्रा के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि शुरुआती जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उस छात्रा के शरीर में नींद की गोली का ओवरडोज होने की बात सामने आई। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है।
इसके बाद पुलिस ने उस छात्रा के हॉस्टल में रहने वाली दूसरी लड़कियों से पूछताछ की और इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच तेज कर दी। उधर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में न खेलने पर अड़ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में न खेलने की मांग दोहराई। बांग्लादेश ने मांग की कि उसके मैच भारत के बजाय श्रीलंका में आयोजित कराए जाएं। हालांकि आईसीसी 2 बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मांग को खारिज कर चुका है। आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस साल आईपीएल में अपने मैच बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में नहीं खेलेगी। खबरों के मुताबिक आरसीबी के घरेलू मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और विकेटकीपर बैटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वो भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज के बाद संन्यास ले लेंगे। पर्थ में खेला जाने वाला डे नाइट टेस्ट उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। इधर ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने वाले अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दे दिए। खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की और इस बैठक में ईरान पर हमले के प्लान पर चर्चा की गई और इसी के बाद आशंका जताई जाने लगी कि ईरान पर भड़के ट्रंप किसी भी वक्त उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। यानी 2 हफ्ते से विद्रोह की आग में धधक रहे ईरान पर दोहरी मार पड़ सकती है, क्योंकि ईरान में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़कों से हटने का नाम ही नहीं लिया। वहां आधी रात के वक्त भी रास्तों पर प्रदर्शनकारियों की खचाखच भीड़ नजर आई। तेहरान में भड़के हुए लोगों ने एक रास्ते के बीचों बीच आग लगा दी और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। अट्ठाईस दिसंबर से शुरू हुआ प्रदर्शन ईरान के लगभग हर प्रांत तक पहुंच चुका है। दर्जनों शहर हिंसा की आग में बुरी तरह जल उठे। हर जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आईं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की ईरान की सरकार और वहां की पुलिस की हालत बिगड़ गई, क्योंकि सरकार पर भड़के प्रदर्शनकारी किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात बिगड़ते देख ईरान की पुलिस ने सख्ती दिखाई। प्रदर्शनकारियों को जबरन खदेड़ने की कोशिश की गई। हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक लगे कि ईरान की पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की। वहां से आई कई तस्वीरों में पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाती नजर आई। ईरान में कई जगहों से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों की खबर आई और इन झड़पों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया। हालांकि ईरान की सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि वहां प्रदर्शन के दौरान कितने लोग मारे गए, लेकिन आशंका जताई गई कि मौत का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है, क्योंकि ईरान के कई अस्पतालों के बाहर शवों का अंबार दिखाई दिया। वहां शव रखने की जगह कम पड़ गई तो उन्हें जमीन पर लाइन से रख दिया गया। ईरान के HRAI नाम के एक NGO ने दावा किया कि वहां प्रदर्शन के दौरान 646 लोगों की जान गई। मारे गए लोगों में 9 बच्चे शामिल बताए गए। इसके साथ ही 130 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई। यही नहीं, दावा है कि इसके अलावा भी करीब 500 लोगों की मौत हिंसक झड़पों में हुई। हालांकि HRAI ने बताया कि जांच के बाद ही उनके बारे में कोई पुष्टि हो पाएगी।